जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक राज आप सभी लोगों के लिए एक बार पुनः सादर आभारी हूँ कि आप लोग इस चैनल पे अपना कीमती समय दे रहे हैं और यहाँ से जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं टीम के द्वारा, उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं। क्यूबिस क्लासेस के एप्लीकेशन पे आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि आप लोग आरपीएफ रूल 72 के अंतर्गत असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है या सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है, इन दोनों एग्ज़ाम में आप अपना बेहतर प्रदर्शन करें। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है आपको बेहतर चीज़ों को देने के लिए। इस बार थोड़ा सा वीडियो लेट से आया है, थोड़ी व्यस्तता थी, इसकी वजह से। आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता के बारे में पढ़ेंगे और सेक्शन 1 से लेकर और सेक्शन 61 तक के जो प्रोविज़न हैं उन चीज़ों को 3-4 लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। इसी तरीके से पूरे जो भी सेक्शन है उन सभी सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे पूरे चैप्टर के साथ और एक एक प्रश्नों पर हम लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। और इसके पहले एक अनाउंसमेंट है आप लोगों की। सब इंस्पेक्टर अंडर रूल 72 के अंतर्गत जो परीक्षाएं भी उनका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके लिए भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें जो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों में प्रश्न जो है मार्केट में बहुत सारे कम प्रश्न वहाँ से हैं, तो एमसीक्यू पैटर्न पे पहले ही हम आपको इसका पीडीएफ दे चुके हैं क्यूबिक क्लासेस के एप्लीकेशन पे। आज उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो है बीएनएस, एक मिनट, वीएनएस वर्सेस आईपीसी से संबंधित जो भी प्रोविज़न होंगे उन हर चैप्टर को हम लोग आज बहुत ध्यान से पूर्वक देखेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों पे हम अपनी चर्चा करेंगे। आप कमेंट में आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि इस तरह के प्रश्नों पर आपकी किस तरीके से प्रैक्टिस हो रही है। आइए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। तो देखिए, पहला चैप्टर जो है यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, संहिता को अतिरिक्त क्षेत्रीय अपराधों तक विस्तारित करने से संबंधित प्रावधान बीएनएस के किस सेक्शन में दिए गए हैं, किस धारा में प्रदान किए गए हैं। धारा 4, धारा 1 का सब क्लॉज 5, धारा सी है धारा 1 का सब क्लॉज 6 और धारा डी में दिया है धारा 7। तो सबसे पहले आपको बता दें जो हमारी आईपीसी थी, आईपीसी के अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग थी। धारा 2 अलग थी, धारा 3 अलग थी और धारा 4 अलग था, जिसमें से कि भारत के भीतर किए गए अपराधों के संबंध में दंड जो है धारा 2 के अंतर्गत आईपीसी में दिए गए थे और भारत के बाहर किए गए और उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के संबंध में दंड जो धारा 3 के अंतर्गत दिए गए थे आईपीसी में। और धारा 4 में जो है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार के बारे में दिया गया था कि भारत के बाहर या उसके परे किसी स्थान में भारत के किसी भारतीय नागरिक के द्वारा या किसी रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान पर चाहे कहीं भी हो उसके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताया गया था, या भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किए गए स्थान को अपराधित कारित करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के संबंध में बताया गया था। लेकिन जो हमारी बीएनएस है, बीएनएस के अंतर्गत जो है इन सभी सेक्शन को, इन सभी चीज़ों को धारा 1 के अंतर्गत जो है, धारा 1 बीएनएस के अंतर्गत जो है इनको जो है सीमित कर दिया गया है और इसमें इसके जो 5 खंड दे दिए गए हैं कि धारा 1 का 1, धारा 1 का 2, धारा 1 का 3, धारा 1 का 4 और धारा 1 का 5, और इसके अंतर्गत जो है ये अलग अलग इसको जो है सारी चीज़ों को कर दिया गया है कि भारत के बाहर किए गए अपराध, भारत के अंदर किए गए अपराध। आइए अपने प्रश्न के ऊपर चलते हैं। पहला प्रश्न है, संहिता के अतिरिक्त क्षेत्रीय अपराधों तक विस्तारित करने से संबंधित प्रावधान बीएनएस के किस धारा में दिए गए हैं। यहाँ बात की जा रही है कि धारा 1 के 5 के बारे में बात की जाती है कि भारत संहिता के अतिरिक्त क्षेत्रीय अपराधों तक विस्तारित करने से संबंधित प्रावधान के बारे में यहाँ धारा 1 के 5 में दिया गया है, धारा 1 के क्लॉज 5 में दिया गया है। तो धारा, इसके पहले अगर बात करें, धारा 1 का 5 जो है यह सीधे रिलेट करता है आप आईपीसी की सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्या बताया गया था कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इसमें बताया गया था कि इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर या परे किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक के द्वारा
या किसी भारत के रजिस्ट्रीकृत किसी पोत विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, भारत में हो या भारत के बाहर भी हो, किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो उस पर वह अपराध उस पर जो है उसी तरीके से लागू होंगे जैसे भारत में वह अपराध किए गए हैं, या भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान में अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए, किसी स्थान में अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के बारे में यहाँ बताया गया। धारा 1 के 5 के अंतर्गत इसको 1, 2 और 3 खंडों में विभाजित किया गया है। यह तीनों खंडों में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। भारत के बाहर किसी भारतीय नागरिक द्वारा किए गए अपराध, किसी पोत विमान या किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के बारे में, और तीसरा जो है इसका पॉइंट है कि किसी कंप्यूटर संस्थान को लक्ष्य करके बनाया गया है। तो सीधे जो है यह आईपीसी के सेक्शन 4 को रिलेट करता है, और यह जो है बीएनएस का सेक्शन 1 के 5 में दिया गया है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता के विस्तार के बारे में बताया गया है। इसका तीनों पॉइंट 1, 2 और 3 पॉइंट देख लीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए क्वेश्चन संख्या 2 पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 कह रहा है कि बीएनएस की भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा इसके अंतर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को परिभाषित करती है। देखिए वही सेक्शन 1 का ही प्रश्न है, और इसमें बताया गया है कि वह कौन सी सेक्शन है जो कि अंतर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को विस्तारित करती है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन धारा 1 का सब क्लॉज 3, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो कि सीधे रिलेट करती है जो है आईपीसी की धारा 2। यह आईपीसी की धारा, ये इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। आईपीसी सेक्शन 2 के बारे में जो है यह 2 को रिलेट करती है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। बीएनएस की धारा 1 के क्लॉज 3 और आईपीसी के सेक्शन 2 में दिया गया है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों के दंड के विषय में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल इस कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। यह जो है सेक्शन 1 के 3 में बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जो ऊपर जो चीजें दी गई हैं अंतर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, तो इसको जो है भारत के अंदर किए गए अपराधों के संबंध में इसको आप चीजों को रिलेट करके पढ़ सकते हैं। सेक्शन 1 का 1, 2, 3 और 4 और 5 इसके बारे में विस्तृत हम पिछले वीडियो जो बीएनएस का जो पिछला वीडियो था उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 कह रहा है कि बीएनएस में सर्वनाम वह और उसके व्युत्पन्न का उपयोग करने के लिए किया जाता है। देखिए ये बहुत ही टिपिकल टाइप का प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया गया है क्या किसी पुरुष के लिए, क्या किसी महिला के लिए, कोई भी व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, या ऐसे शब्दों का उपयोग संहिता में नहीं किया गया है। तो बीएनएस का सेक्शन 10, बीएनएस का जो सेक्शन जो है 2 का 10 है, सॉरी यहाँ पे सेक्शन 2 का 10, आपको बता दें कि जो ये परिभाषा खंड के अंतर्गत है, और परिभाषा खंड में जो है 39 डेफिनेशंस दिए गए हैं, और सभी डेफिनेशंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें देख लीजिए पुरुष, महिला या कोई भी व्यक्ति चाहे वह पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर हो, तो यह जो है सेक्शन 2 के 10 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह ट्रांसजेंडर हो, वह जो है वह शब्द के लिए यानी कि ही शब्द के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा, वह शब्द के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगर यहाँ पे हम आईपीसी की अगर बात करते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 2 का 35 आप देखिए, सेक्शन 10 देखिएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बीएनएस में सर्वनाम वह शब्द और इसके व्युत्पन्न का उपयोग के लिए किया जाता है। यहाँ एक शब्द जो है दिया गया है यहाँ पे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह शब्द के व्युत्पन्न का उपयोग करने के लिए किया जाता है, क्या किसी पुरुष के बारे में, या किसी महिला के बारे में, या कोई भी व्यक्ति चाहे वह पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर हो, या ऐसे शब्दों का उपयोग संहिता में नहीं किया गया है। तो आपको बता दें बीएनएस के सेक्शन 2 के 10 में, बीएनएस का सेक्शन 2 का जो 10 है इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर हम आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी का जो सेक्शन 8 है इसमें लिंग की बात की गई है। आईपीसी का सेक्शन 8 इसमें जो है क्या है, लिंग की बात की गई है कि लिंग से क्या मतलब है। तो लिंग में यहाँ केवल पुरुष और महिला, पुरुष
वह महिला के बारे में दिया गया है। लेकिन जो नई संहिता है उसके अंतर्गत धारा 2 के सबसेक्शन 10 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, उसके बारे में दिया गया है। लिंग शब्द को परिभाषित किया गया सेक्शन 2 के 10 के अंतर्गत जेंडर शब्द को परिभाषित किया गया। इसमें नया शब्द ट्रांसजेंडर को इसमें सम्मिलित किया गया है सेक्शन 2 के 10 के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है बीएनएस में महिला शब्द का क्या अर्थ है। महिला शब्द का क्या अर्थ है इसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 15 वर्ष से अधिक आयु की महिला, 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला, 21 वर्ष से अधिक आयु की महिला या नवजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो महिला शब्द है उस महिला शब्द को जो है किसमें परिभाषित किया गया है इसको देख लेते हैं। तो 2 के 35 में बीएनएस सेक्शन 2 के सब सेक्शन 35 में जो है महिला शब्द को जो है यहाँ पे रखा गया है, जिसमें बताया गया है कि नवजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला हो उसको उसका डेफिनेशन जो महिला के रूप में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और यह सेक्शन 2 के 35 में दिया गया है। अगर यहीं आप आईपीसी की बात करते हैं तो इसको सेक्शन 10 में जो है आईपीसी के सेक्शन 10 में जो है सेक्शन 10 में जो है यह यहाँ जेंडर या लिंग के रूप में यहाँ परिभाषित किया गया है, जिसमें से कि महिला और पुरुष इसके बारे में बताया गया है। किसी भी उम्र की महिला, नवजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला जो है इसको जो है महिला के रूप में इसको जो है 2 के 10 में महिला या पुरुष, किसी भी उम्र की महिला या किसी भी उम्र का कोई पुरुष हो उस नवजात शिशु सहित या नवजात बालिका सहित उसको जो है महिला या उसको जो है पुरुष अथवा महिला के रूप में जो है उसको काउंटेबल किया जाएगा। तो आईपीसी के सेक्शन 10 में लिंग शब्द की परिभाषित किया गया है जो रिलेट करता है बीएनएस के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 35 में महिला शब्द को, यहाँ पुरुष और महिला शब्द को अलग अलग परिभाषित किया गया है। आगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 कह रहा है कि बीएनएस की धारा 2 के 19 के तहत पुरुष से तात्पर्य ऐसे पुरुष मानव से है जिसकी आयु 16 वर्ष हो, 18 वर्ष हो, 21 वर्ष हो और या किसी भी आयु का हो। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह बीएनएस के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 19 में जो है यहाँ पे पुरुष शब्द को यहाँ पे परिभाषित किया गया है और यहाँ बताया गया है कि किसी भी आयु का पुरुष, चाहे वो बालक हो, वयस्क हो, किशोर हो या जिस उम्र का हो, वो जो है पुरुष के रूप में आएगा। इसको बीएनएस के सेक्शन 2 के 19 में परिभाषित किया गया है। अगर आप आईपीसी आते हैं तो फिर आईपीसी में वहीं घूम के बात आती है सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्या दिया गया है, जेंडर शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें लिंग शब्द को परिभाषित किया, जिसमें महिला और पुरुष को एक ही सेक्शन के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन इसमें अलग अलग रखा गया है। 2 के 19 में जो है पुरुष शब्द को रखा गया है और 2 के 35 में महिला को रखा गया है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 का रहा है बीएनएस के तहत एक व्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। अब देखिए, जो व्यक्ति शब्द को व्यक्ति शब्द को जो बीएनएस के अंतर्गत परिभाषित किया गया है उसमें क्या है, किसी भी कंपनी या व्यक्तियों के निकाय को शामिल करना, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं। तो यही परिभाषित किया गया है बीएनएस के में जो है व्यक्ति शब्द को यहीं पर परिभाषित किया गया है और इसको किसमें बताया गया है, बीएनएस के सेक्शन 2 के 26 में इसमें व्यक्ति या पर्सन शब्द को परिभाषित किया गया है और इसमें बताया गया किसी भी कंपनी या व्यक्ति के निकायों को शामिल करना, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं। अब यहीं पे आप आईपीसी में आ जाते हैं तो आईपीसी के अंतर्गत जो है इसमें सेक्शन 11 में बताया गया है। सेक्शन 11, तो सेक्शन 11 में क्या बताया गया है, व्यक्ति के बारे में बताया गया, यानी पर्सन के बारे में बताया गया है। जिसमें बताया गया है कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं, व्यक्ति यानी कि पर्सन शब्द के रूप में उसको परिभाषित किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपीसी का सेक्शन 11 और बीएनएस का सेक्शन 2 का 26, ये दोनों जो है रिलेट करते हैं और दोनों में व्यक्ति शब्द या पर्सन शब्द को परिभाषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 का रहा है निम्नलिखित में से लोक सेवक नहीं है। कौन जो है निम्नलिखित में से लोक सेवक नहीं है? आइए इसके ऑप्शन पर विचार करते हैं। किसी राज्य का मुख्यमंत्री, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष, किसी बीमा कंपनी का सर्वेक्षक या किसी राष्ट्रीयकृत
बैंक का कर्मचारी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है देखिए, मुख्यमंत्री जो है लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी यह लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे, और राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई कर्मचारी है तो वो भी जो है लोक सेवक के अंतर्गत आएगा। लेकिन किसी बीमा कंपनी का जो सर्वेक्षक है, जो सर्वेक्षण करने वाला है, वह जो है लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं, देखिए इसको सेक्शन 2 के 28 में इसको परिभाषित किया गया। बीएनएस सेक्शन 2 के 28 में जो है इस पे लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया है। और इसमें जो है अगर आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी के अंतर्गत जो है यह किसमें बताया गया था, तो यह बताया गया था सेक्शन 21 के अंतर्गत जो है लोक सेवक को परिभाषित किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो है भारत के सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त, ऑफिसर, हर न्यायाधीश, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आप इसको देख सकते हैं। तो किसी बीमा कंपनी का सर्वेक्षक है, यह जो है यह लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आएगा। तो बीएनएस का सेक्शन 2 का सबसेक्शन 28 और आईपीसी का सेक्शन 21 ये दोनों रिलेट करता है, इसको आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीमा कंपनी का सर्वेक्षक जो है यह लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन संहिता की धारा 228 के अर्थ में लोक सेवक नहीं है। यहाँ वही प्रश्न है, घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है कि वह कौन धारा 2 के 28 के अंतर्गत जो है यह बीएनएस के धारा 2 के 28 में लोक सेवक को परिभाषित किया गया। इसमें बताया गया है कि कौन लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आता है। नगर आयुक्त, तो नगर आयुक्त आते हैं। संसद का सदस्य, ये भी लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। और विधायक जो है वह भी जो है लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय का जो परीक्षक होता है वह जो है लोक सेवक के अंतर्गत जो है नहीं आता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्वविद्यालय का परीक्षक जो है लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आता है। और इसके अंतर्गत हम ये भी याद रखेंगे कि बीएनएस के सेक्शन 2 का 28 जो है यह लोक सेवक को परिभाषित करता है। और आईपीसी का सेक्शन 21 जो है यह लोक सेवक को परिभाषित करता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है, निम्नलिखित में से कोई एक लोक सेवक नहीं है। फिर वही प्रश्न की सेक्शन 28 बीएनएस के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा है जो कि एक लोक सेवक नहीं है। तो परिसमापक, एक सिविल जज, न्याय की अदालत की सहायता करने वाले पंचायत के सदस्य और सहकारी समिति के सचिव। तो ये तीनों जो परिसमापक हैं, एक सिविल जज हैं या न्यायालय में अदालत के कार्यों में सहायता करने वाले पंचायत के सदस्य, ये सभी जो किस में आते हैं, लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं, जो कि 2 के 28 में परिभाषित है और आईपीसी के सेक्शन 21 में परिभाषित है। लेकिन सहकारी समिति के जो सदस्य होते हैं यह जो है यह लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि बीएनएस 2023 की धारा 2 के 21 के तहत जंगम संपत्ति की परिभाषा को शामिल नहीं किया गया है। तो 2 के 21 में जो है जंगम संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी, यह जो बीएनएस में जो है बीएनएस का जो सेक्शन 2 का 21 है इसमें जो है जंगम संपत्ति के बारे में बताया गया है। और अगर आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी का जो सेक्शन 22 है वह जो है जंगम संपत्ति के बारे में बात करता है। तो यहाँ प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि जंगम संपत्ति की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है, कौन सी चीज़ है जो जंगम संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है ये भूमि हो गई, ये भूमि भी जंगम संपत्ति है। धरती से जुड़ी हुई चीज़ें, ये भी जंगम संपत्ति है। ऐसी चीज़ें जो धरती से जुड़ी किसी भी चीज़ के अस्थायी रूप से जुड़ी हुई, ये भी जंगम संपत्ति है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है यह जंगम संपत्ति के अंतर्गत आते हैं और बीएनएस के धारा 2 के 21 में इनको परिभाषित किया गया है, जबकि आईपीसी के सेक्शन 22 में इनको परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बीएनएस की धारा 21 के तहत जंगम संपत्ति क्या नहीं है? जहां नहीं शब्द आए वहां थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है जो जंगम संपत्ति नहीं है, जो जंगम संपत्ति नहीं है। तो मिट्टी क्या जंगम संपत्ति है? बिल्कुल है। चेक, ये भी क्या है? ये चेक जो है ये चेक जंगम संपत्ति आपकी नहीं है। ये पेड़ क्या है? ये अच्छा नहीं है। तो मिट्टी आपका जो है जंगम संपत्ति है, चेक भी जंगम संपत्ति है और पेड़ भी जंगम संपत्ति है, जबकि टैंक की में जो मछली है वह जो है जंगम संपत्ति नहीं है, उसके इसके अंतर्गत।
टैंक में मछली, अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न को, चूंकि नहीं है, प्रश्न का निगेटिव पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कौन सा जंगम संपत्ति नहीं है। तो मिट्टी भी जंगम संपत्ति नहीं है, मिट्टी जो है अगर जमीन होता तो वो जंगम संपत्ति होती। चेक भी जंगम संपत्ति नहीं है, और टैंक की मछली ये भी जंगम संपत्ति नहीं है। जबकि जो पेड़ है यह जमीन से जुड़ा हुआ है, भूमि से जुड़ा हुआ है, तो यह क्या है, यह जो है जंगम संपत्ति है। यह क्या है, यह जंगम संपत्ति है, जिसको कि किसमें डेफिनेशन जिसका दिया गया है, इसका डेफिनेशन 2 के 22 में दिया गया है। और अगर आईपीसी की बात करें तो 21 में जो है जंगम संपत्ति को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न चलते, प्रश्न संख्या 12 है, सदोष अभिलाभ की परिभाषा क्या है। सदोष अभिलाभ की परिभाषा के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन पर, संपत्ति का अवैध तरीके से लाभ जिसके लिए व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है। ये जो है सदोष अभिलाभ का सटीक परिभाषा है, इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, लेकिन आगे के और ऑप्शन को हम पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे। गलत तरीके से लाभ प्राप्त करना और गलत तरीके से खोना, ये गलत हो गया। बेईमानी से लाभ प्राप्त करना, ये भी गलत हो गया। संपत्ति का अवैध तरीके से नुकसान जिसके लिए व्यक्ति हकदार है, और ये भी गलत हो गया। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए है। इसके पहले आइए चलते हैं, देख लेते हैं कि जो जंगम संपत्ति है इसकी परिभाषा की कहाँ पे दिया गया है, सदोष अभिलाभ की परिभाषा। तो यहाँ 2 के सबसेक्शन 36 में जो है सदोष यानी कि रांगफुल गेन, सदोष अभिलाभ रांगफुल गेन का जो परिभाषा दिया गया, सदोष अभिलाभ 2 के 36 में इस चीज़ को दिया गया है। और अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के सेक्शन 23 में जो है सदोष अभिलाभ के बारे में बताया गया है। सदोष अभिलाभ का मतलब यह है कि ऐसी संपत्ति का अवैध तरीके से लाभ जिसके लिए व्यक्ति जो है कानूनी रूप से हकदार नहीं है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, जब कोई व्यक्ति अवैध तरीके से कुछ प्राप्त करता है जिसके लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है, तो वह क्या है। देखिए ये प्रश्न जो है, इस तरह के प्रश्न जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वही सदोष अभिलाभ को ये प्रश्न के अंतर्गत जो परिभाषित किया गया है, जो कि धारा जो है इसमें जो है धारा 36 के अंतर्गत जो है 2 के 36 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। 2 के 36 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है, सदोष अभिलाभ, सदोष अभिलाभ, सदोष अभिलाभ। तो इसमें छल है नहीं, छल भी नहीं है, सदोष अभिलाभ है। तो इसका सही है, जो कोई व्यक्ति अवैध तरीके से कुछ प्राप्त करता है जिसके लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, सदोष अभिलाभ बोलेंगे। छल नहीं बोलेंगे उसको, धोखाधड़ी नहीं बोलेंगे, और चोट पहुंचाना नहीं बोलेंगे। तो 2 के 36 में सदोष अभिलाभ को परिभाषित किया गया है, और 23 आईपीसी के सेक्शन 23 में जो है सदोष अभिलाभ को परिभाषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, कोई व्यक्ति बेईमानी से तब कार्य करता है जब वह कुछ भी करता है, यानी कि कौन सा ऐसा कार्य है जिसको अगर करता है तो ये कहा जाएगा कि वह व्यक्ति बेईमानी से वह कार्य कर रहा है। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। गलत इरादे से, गलत मकसद से, अच्छा दूसरे पेज में आ गया है इसका देख लेते हैं। एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाना और दूसरे को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाना, यही जो है बेईमानी की सटीक परिभाषा है। बेईमानी की सटीक परिभाषा यही होगी। धोखाधड़ी करने के इरादे से ये भी गलत हो जाएगा। तो एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाना और दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का इरादा से अगर कोई कार्य किया जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा बेईमानी से। इसको कहा जाएगा कि यह बेईमानी से कार्य किया गया है। और इसको 2 के 7 में दिया गया है। इसको किस में दिया गया है, बीएनएस का जो सेक्शन है 2 का सब सेक्शन 7 में जो है बेईमानी से शब्द को परिभाषित किया गया है। अगर यहाँ पे अगर आप आईपीसी की अगर बात करते हैं आईपीसी की, तो आईपीसी के सेक्शन 24 में जो है बेईमानी से शब्द को परिभाषित किया गया है कि एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाना और दूसरे को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया कार्य क्या है, बेईमानी से संबंधित है। और बीएनएस के सेक्शन 2 के 7 और आईपीसी का सेक्शन 24, ये दोनों जो है सिमिलर हैं। दोनों में जो है बेईमानी शब्द को सेम रूप से परिभाषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 का रहा है, बीएनएस की धारा 2 के 7 में परिभाषित शब्द बेईमानी से का क्या अर्थ है। वही प्रश्न देखिए, उसको घुमाकर पूछा गया है कैसे, एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के इरादे से, दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ या नुकसान पहुंचाने के इरादे से, एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के इरादे से और दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया कार्य, यह क्या होगा, इसको जो है बेईमानी से शब्द बेईमानी से कहा जाएगा। तो ये तीनों जो है ए, बी और सी तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा। और 2 के 7 बीएनएस में जो है इसको जो है परिभाषित किया गया है। और जबकि आईपीसी के अंतर्गत जो है
24 में इसको परिभाषित किया गया है बेईमानी से। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है 16, जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ, देखिए यहाँ संतोष हो गया, यहाँ पे होगा क्या, सदोष अभिलाभ, सदोष अभिलाभ, सदोष अभिलाभ कार्य करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारक करे, उसको क्या कहा जाएगा, उसके बारे में क्या कहा जाएगा, कपटपूर्वक, बेईमानी से, गलत तरीके से, शरारती तरीके से। तो इसको क्या कहा जाएगा, बेईमानी तरीके से। जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ के लिए कार्य करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारक करे तो उसको क्या बोला जाएगा, बेईमानी से उस शब्द को बोला जाएगा, जो कि हम लोग देख चुके हैं कि जो है बीएनएस में 2 के 7 में जिसको परिभाषित किया गया है और आईपीसी के सेक्शन 24 में इसको परिभाषित किया गया है। अब ये बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूं और यहाँ से प्रश्नों को भी आपके लिहाज से बनाया गया है क्योंकि यह एक रिवीजन सीरीज है जिसमें से कि आपका बीएनएस के साथ साथ आईपीसी की भी जो है साथ साथ प्रैक्टिस चलते रहे। आइए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास किसी चीज पर विश्वास करने का कारण, विश्वास करने का कारण आईपीसी में भी आप पढ़े होंगे, नहीं है यदि उसके पास कोई नहीं है। ये देखिए अभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारी अगर उसके पास कोई नहीं है, विश्वास करने का पर्याप्त कारण नहीं है, ज्ञान है नहीं है या कारण नहीं है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्वास करने का पर्याप्त कारण अगर नहीं है तो उसके अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति के पास किसी चीज पर विश्वास करने का कारण नहीं है, यदि उसके पास ये जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है और उसका कारण नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा, विश्वास करने का पर्याप्त कारण इसके कहा जाएगा। अगर इसके परिभाषा की बात करें तो 2 के 29 में जो है 2 के 29 में क्या कहा है कि विश्वास करने का कारण, इसको किस में बताया गया है, बीएनएस में, ये बीएनएस में बताया गया है। और अगर हम आईपीसी की बात करें तो विश्वास करने का कारण, इसको अगर आईपीसी की बात करें तो इसको किस में बताया गया है, सेक्शन नंबर 26 में विश्वास करने का कारण। तो आईपीसी का सेक्शन 26 और बीएनएस का 2 का 29 ये दोनों जो है सिमिलर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी एक चीज को दूसरी चीज के समान बनाकर धोखा देता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाएगा, देखिए ऑप्शन देखते हैं, धोखाधड़ी, कूटकरण, छेड़छाड़। यानी एक सामान को दूसरे सामान की तरह बना देता है तो उसको क्या कहा जाएगा, क्या उसको धोखा कहा जाएगा, गलत हो गया। उसको धोखाधड़ी कहा गया, ये भी गलत हो जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, कूटकरण कहा जाएगा, कूटकरण उसको कहा जाएगा, उसको कूटकरण कहा जाएगा। अगर एक चीज के समान दूसरी चीज बनाता है तो उसको कूटकरण कहा जाएगा। और इसको किसमें परिभाषित किया गया है, इसको सेक्शन 2 के 4 में इसको परिभाषित किया गया है, जिसको बोलते हैं कूटकरण। सेक्शन 2 के 4 में इसको परिभाषित किया जाएगा। सेक्शन 2 के अंतर्गत 39 परिभाषाएं हैं और 39 परिभाषाओं के बारे में आपको जानकारी रखना होगा क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न आपके बनने की पूरी संभावना है। तो 2 के 4 में बीएनएस के अंतर्गत जो है यहाँ कूटकरण को परिभाषित किया गया है। अगर आईपीसी की अगर बात करते हैं, अगर आईपीसी की बात किया जाए तो यह जो है सेक्शन 28 में जो है कूटकरण या प्रवंचना शब्द को परिभाषित किया गया है आईपीसी के सेक्शन 28 में। हुआ क्या है कि पहले जो परिभाषाएं थी वो बिखरी हुई थी आईपीसी के अंतर्गत, जो है 27, 23, 24 इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन जो नई बीएनएस है, बीएनएस के अंतर्गत जो है 1 से लेकर और 39 तक जो है 39 परिभाषाओं को एक ही धारा 2 के अंतर्गत उनको समेट दिया गया है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारी सेक्शन आपको कम देखने को भी मिलेंगे। तो 2 के 4 में कूटकरण की परिभाषा बीएनएस के अंतर्गत दिया गया है और आईपीसी के सेक्शन 28 में जो है यह जो है कूटकरण शब्द को परिभाषित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। देखिए अब यहाँ पे मैंने प्रयास किया है इन प्रश्नों में कि एक से अधिक प्रश्नों पर आपकी प्रैक्टिस का मूल्यवान प्रतिभूति आपने देखा होगा तो आईपीसी के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो प्रश्न हमारा पूछ रहा है उसके बाद से इसके डेफिनेशंस के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। बीमाकृत पार्सल के लिए डाक रसीद, ये जो है मूल्यवान प्रतिभूति है। यह क्योंकि यह बीमाकृत पार्सल है, यह जो है क्या डाक रसीद क्या है, यह एक मूल्यवान प्रतिभूति है। किराया नोट यानी कि जो है रेंट एग्रीमेंट, ये भी क्या है, ये जो भी यह एक मूल्यवान प्रतिभूति है। एफिडेविट जो है वचन पत्र है, ये भी एक वो है। लेकिन तलाक का जो विलेख है, तलाक से संबंधित जो कागज है, जो डॉक्यूमेंट है, वह जो है डॉक्यूमेंट के अंतर्गत तो आते हैं लेकिन मूल्यवान प्रतिभूति या मूल्यवान डॉक्यूमेंट के अंतर्गत नहीं आते। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी तलाक का विलेख यह क्या है, मूल्यवान
प्रतिभूति नहीं है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो 2 का 31 जो है बीएनएस के अंतर्गत इसको क्या मूल्यवान लिख सकते हैं, इसको मूल्यवान दस्तावेज के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। अगर आईपीसी की आपसे बात करते हैं तो आईपीसी के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि मूल्यवान दस्तावेज को किसमें किया गया था, 30 धारा सेक्शन 30 के अंतर्गत जो है मूल्यवान दस्तावेज को जो है धारा सेक्शन 30 के अंतर्गत जो है यह मूल्यवान दस्तावेज को जो है परिभाषित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, प्रश्न संख्या 20। आप अपने कमेंट भी देते जाइए और इस तरह के जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इससे आपको कितना लाभ होता है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और यहाँ से आपको ये एक सीरीज चल रहा है जिसमें तो बीएनएस वर्सेस आईपीसी, पूरा यह जितने भी सेक्शन बीएनएस के हैं उन सभी सेक्शन पे हम लोग वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एप्लीकेशन पे अपना प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न है, बीएनएस के अनुसार कोई दस्तावेज जिसके द्वारा कोई कानूनी अधिकार बनाया जाता है या कोई कानूनी अधिकार है बढ़ाया जाता है या कोई कानूनी अधिकार जिसको प्रतिबंधित किया जाता है या कोई कानूनी अधिकार जारी किया जाता है, वह क्या है? क्या वह हस्तांतरण विलेख उसको कहा जाएगा या उपहार विलेख कहा जाएगा या वसीयत कहा जाएगा या मूल्यवान प्रतिभूति कहा जाएगा? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर जो है यह डी होगा, मूल्यवान प्रतिभूति। इसको क्या कहा जाएगा? मूल्यवान प्रतिभूति, जो कि बीएनएस के 2 के सबसेक्शन 31 में जो है जिसको परिभाषित किया गया है। और अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के सेक्शन 30 में जो है इसको परिभाषित किया गया है मूल्यवान प्रतिभूति को। तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है? 21 प्रश्न है, बीएनएस की धारा 3 के क्लॉज 5 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो देखिए जो 3 का जो 5 है, थोड़ा शब्द को समझने का यहाँ से हम लोग प्रयास करेंगे कि जो है थोड़ा सा शब्द इसका क्लिष्ट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो 21 का धारा 3 के 5 के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह एक ठोस अपराध बनाता है, यह प्रक्रिया का नियम निर्धारित करता है, यह साक्ष्य का नियम है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 3 का जो 5 है, यह 3 का 5 जो है यह जो है रिलेट करता है। हम आईपीसी का सेक्शन 34 देखते हैं। आईपीसी का सेक्शन 34 ये क्या कहता है? यह कहता है कॉमन इंटेंशन। इसमें क्या बताया गया है? 34 के अंतर्गत क्या बताया गया है? तो 34 में बताया गया है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि जब कई व्यक्ति द्वारा उन सबके सामान्य आशय को पूरा करने में कोई अवैधानिक काम किया जाए या उन व्यक्तियों में से प्रत्येक पर उस काम का उत्तरदायित्व उसी प्रकार लागू होगा मानो वह कार्य उसने अकेले किया गया है। तो यही जो है बीएनएस का सेक्शन 3 का सबसेक्शन 5 यही कहता है क्या? कि कॉमन इंटेंशन। थोड़ा प्रश्न देखिए घुमाया है आपको यहाँ से। तो इसमें जो है क्या है? यह एक साक्ष्य का नियम है। यह क्या है? साक्ष्य का नियम कि अगर सामूहिक रूप से कोई इस तरह का आपराधिक कार्य किया जाता है तो उसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति जो है वह आपराधिक दायित्व का उत्तरदायी होगा। यह आईपीसी का सेक्शन 34 जो है कॉमन इंटेंशन में, और वही सेम चीज 3 के 5 में दिया गया है बीएनएस के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, बीएनएस की धारा 3-5 के तहत अपराध का सार क्या है? अपराध का सार, कॉमन इंटेंशन, सामान्य उद्देश्य। तो यह इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसका जो है क्या होगा। तो बीएनएस की धारा 3-5 के तहत अपराध का सार यानी अपराध का जो है अभिप्राय क्या है? समान इरादा, समान उद्देश्य और सामान्य इरादा। इसको क्या बोलेंगे? कॉमन इंटेंशन। तो धारा 3-5 क्या है? धारा 34 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईपीसी का धारा जो 34 हम लोग पढ़ते थे उसी के से संबंधित है, और इसमें सामान्य इरादा के बारे में बताया गया है कि कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य जो है उसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति जो है यह सामान्य इरादा या जनरल इंटेंशन का जो है वह क्या है? कॉमन इंटेंशन का जो है उत्तरदायी होगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 हमारा कह रहा है कि धारा
3 का 5 के तहत सामान्य इरादे का क्या तात्पर्य। धारा 3 का सब क्लॉज 5 के तहत सामान्य इरादे से क्या, सामान्य इरादे का मतलब क्या है, सामान्य इरादा, पूर्व व्यवस्थित योजना, सामान्य ज्ञान की उपस्थिति, सामान्य उद्देश्य के लिए सामान्य परिकल्पना, इसके बारे में यह जो है इसके बारे में जो है पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पूर्व व्यवस्थित योजना, यानी पहले से सामान्य आशय या सामान्य इरादा बनाकर और जो व्यक्ति किसी अपराध को अंजाम देता है तो उसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति जो है वह कॉमन इंटेंशन के लिए उत्तरदायी होता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मामले में प्रीवी काउंसलिंग में सामान्य इरादे और समान इरादे के बीच में अंतर किया गया। ये प्रश्न एपीओ लेवल का है, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग इसमें नहीं देखेंगे। यह हाईएस्ट लेवल का हमारा जो पेपर है इससे रिलेट नहीं करता है, समय व्यतीत नहीं करेंगे हम लोग। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 25 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 25 इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। सामान्य इरादे का सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब, अब सामान्य इरादा जो है यानी कॉमन इंटेंशन और जनरल एक्सेप्शन, ये दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। तो सामान्य इरादे का सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब उसमें कम से कम 5 व्यक्ति शामिल हो, कम से कम 2 व्यक्ति शामिल हो, कम से कम 1 व्यक्ति शामिल हो और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कम से कम 2 व्यक्ति शामिल हो और उनका जो कॉमन इंटेंशन है वह एक समान हो, तो वह क्या हो गया, वह सामान्य इरादे के सिद्धांत उस पर लागू होते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 है, सामान्य इरादे का क्या अर्थ है। सामान्य इरादा का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। देखिए ये प्रश्न मेरे ख्याल से अच्छा, इसमें अर्थ पूछा जा रहा है। सामान्य इरादे का मतलब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, सामान्य इरादे का मतलब है सभी व्यक्तियों द्वारा इरादे को साझा करना, यानी एक ही इरादे यानी एक ही इंटेंशन पे काम करना, यह क्या है, सामान्य इरादा कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के इस सेगमेंट को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप प्रत्येक वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे बीएनएस से, तो इस पे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ से आपका आईपीसी और बीएनएस का दोनों का जो है साथ साथ में प्रैक्टिस कराता चलूँगा और आप इसको ध्यान से इसको देखिए, इसको याद करिए। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। तो आज के सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।